हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जिससे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, जो पार्ट 1 में डिस्कस करें, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये वीडियो है, इसका जो पीपीटी है, ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप एक बार प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे फ्री रिसोर्सेज में आप जाएंगे टैब पे, तो आपको सारा कंटेंट वहां पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो इससे आपको बाद में रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स है ना, ये मैंने आपको सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करे हैं। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें आपको टॉपिक के कंसेप्ट मिल जाएंगे। सपोज जैसे मैं आपको यहाँ पे प्लानिंग कमीशन, या मैं आपको इलेक्शन कमीशन, या मैं फाइनेंस कमीशन बोल रही हूँ, तो ये सब डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी के नाम से, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस सेशन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी इसमें से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बोल रहा है। पहला ऑप्शन है आपका लैंग्वेज कमीशन, सेकेंड ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, एंड लास्ट है आपका फाइनेंस कमीशन। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, ये कह रहा है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, प्लीज उसको जरूर से देख लेना आप लोग। वन शॉर्ट वीडियो में बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उन्हीं को ही हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहते हैं। अब इसमें कहा है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पढ़ाया था यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जीएसटी, ये सब मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन तो आपकी कैसी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन है, लैंग्वेज कमीशन। तो सोचिए, 1 मिनट का टाइम आपको मैं दे रही हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगी। यस, तो इसका आंसर क्या होगा आपका प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको जैसे बताया इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन, ये दोनों ही आपकी क्या है, ये दोनों ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी कहते हैं। ये जो आपका प्लानिंग कमीशन है, इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है एक नई बॉडी के साथ, जिसको अब हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम आपका क्या है, नीति आयोग। तो मैंने आपको बताया था कि हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बना दी, जिसका नाम है आपका नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब इनकी अप्रोच जो थी वो आपकी डिफरेंट थी। अभी नीति आयोग कब आया, जब 2014 में हमारे यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था। जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन में बेसिकली हमारी क्या थी कि हमें 5 ईयर के गोल सेट करे थे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि 5 ईयर में हमारी प्रोग्रेस किस तरह से चल रही है। तो ये 5 ईयर का एजेंडा हटा के एक नई सेपरेट बॉडी ही बना दी गई, जिसका नाम था नीति आयोग। इसमें बेसिकली आपका टॉप टू डाउन अप्रोच थी। एक अप्रोच आप लोग समझ जाइए, टॉप टू डाउन अप्रोच थी, इसमें आपकी है डाउन टू टॉप अप्रोच। मतलब बेसिकली अगर हमारा जो टॉप लेवल है, अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो डाउन स्ट्रांग रहेगा, अगर हमारा डाउन स्ट्रांग रहेगा तो टॉप स्ट्रांग रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे चीजें अच्छी करेंगे तो स्टेट लेवल पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये प्लानिंग कमीशन का टारगेट था। बट नीति आयोग में ये बताया गया कि नहीं, अगर हमारे जो रूरल एरियाज है, अगर हमारे स्टेट स्ट्रांग होंगे तो हमारा टॉप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब जो नई बॉडी है दैट इज नीति आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन मैंने आपको पढ़ाया है, फाइनेंस कमीशन पढ़ाया है, एक बार वीडियोस को देख लेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, ये आपके इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, या नॉमिनेटेड होते हैं, या सिलेक्टेड होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है, अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, आप सबने सुना, न्यूज में बहुत ज्यादा था। तो हमारे यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर फिर से बने।
कौन बने नए प्राइम मिनिस्टर? अगेन हमारे थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में हमारे कौन बन के आए? मोदी जी बन के आए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये इलेक्टेड होते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं, क्या ये नॉमिनेटेड होते हैं? कोई इनको नॉमिनेट करता है क्या? नहीं, नॉमिनेटेड तो नहीं होते ना। तो बताइए इसका आंसर सोचिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे अपॉइंटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है जिनको नॉमिनेट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज नॉट इन ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने आपको यूपीएससी जब पढ़ाया है ना, वहां पर मैंने आपको बताया यूपीएससी बेसिकली एक बॉडी है जिसका काम होता है ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। सेम ऐसा ही काम हमारे स्टेट में जो बॉडी करती है उसका नाम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा इसमें से ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। आपको मैंने आर्टिकल भी बताया था 312 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सर्विस में हमारी नहीं आती है? देखने में तो सबको ही लग रहा होगा कि यस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आपने नाम तो सुने होंगे इन सब जॉब का। आईएएस आपका, उसके बाद आती है आईपीएस। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि कौन सी नहीं है। अब ध्यान से देख के बताएंगे मुझे कौन सी नहीं है। इसमें कौन सी जॉब नहीं आती है ऑल इंडिया सर्विसेज में? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो फॉरेस्ट वाले को मत कंफ्यूज मत होना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हमारी नहीं आती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, इंडिया ने अटेंड किया था डोमिनियन स्टेटस कब? ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब कंप्लीटली कब उसने अपने आप के अंदर वो स्टेटस लेके आया था? पहला ऑप्शन कह रहा है 15 जनवरी 1947, इस दिन तो हम लोग आजाद हुए थे। नो, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट कह रहा है 15 अगस्त 1950 एंड लास्ट कह रहा है 15 अक्टूबर 1947। तो किस दिन इंडिया ने हमारा डोमिनियन स्टेटस जो है वो अचीव किया था? यस, बिल्कुल सही, जिस दिन हम कंप्लीटली क्या हुए थे? आजाद हुए थे। कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब यहीं पर ही कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात करता तो कब होता आपका? कब हुआ था? 26 जनवरी। कब से हुआ है? 1950। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों में हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। 15 अगस्त के एक दिन जस्ट पहले हमारे यहाँ पर किसको आजादी मिलती है? पाकिस्तान को, एक दिन पहले जस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है? 14 अगस्त। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कितनी एज में हमारे रिटायर होते हैं? तो पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूँ ना, ये प्लीज इसको बहुत अच्छी से समझना। यहाँ पर आपकी दो चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के हेड। ठीक है, एक होते हैं आपके हेड और दूसरे होते हैं हमारे कौन? जजेस। ठीक है, तो जो हेड होते हैं इनको हम कहते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, और जो जज होते हैं इनको हम लोग जज ही बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये आपके, इनको अपॉइंट कौन करता है ये ध्यान रखेंगे। इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और जो ये जज होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दूसरा हमारा कौन होते हैं इनके साथ? प्रेसिडेंट। ये दोनों मिलके इनको आपका क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब ये अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं इनको, लेकिन ये प्रेसिडेंट को आपका क्या दिलाते हैं? प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो हमारे कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अब जब हमने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर, तो अब रिटायरमेंट पूछा है। एक होता है आपका अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंट कब होते हैं, मिनिमम एज क्या है, और दूसरा होता है आपका रिटायर कब हो रहे हैं। तो अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं तो ध्यान रखना कोई नो मिनिमम एज, कोई भी मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई भी मिनिमम एज नहीं है। बट रिटायरमेंट पूछा है सुप्रीम कोर्ट के जज का तो आपको ध्यान रखना है 65 ईयर्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे ऊपर हायरार्की में आता है, उसके नीचे हमारे कौन आते हैं? हाई कोर्ट आते हैं। उसके नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की बात करते हैं तो ये होता है आपका 65 ईयर्स। ठीक है, बट जब हम हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की बात करते हैं तो ये होता है आपका 62 ईयर्स। ठीक है, तो जो 62 ईयर्स पूछा है ये किसका हो जाएगा? आपका हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट। और 65 ईयर्स किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
तो इसका आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो जितना मैंने यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बताया ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर दिस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, कह रहा है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम कितनी एज जो है वो क्वालिफाई करनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री हमेशा कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लेजिस्लेटिव में भी और एग्जीक्यूटिव में भी, ठीक है। इनके साइन के बिना, इनके साइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इनके साइन के बिना कंट्री में कोई भी चीज हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है। इनके पास कुछ आपकी स्पेशल पावर होती है, जैसे कि कुछ पावर्स मैंने आपको पढ़ाई भी है, मिलिट्री पावर हो गई, इमरजेंसी पावर हो गई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई, ये सब इनकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, ये सब हमारी इनकी क्या है, कुछ स्पेसिफिक पावर है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के लिए आपका मिनिमम एज पूछा है कितनी चाहिए, तो यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओथ मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया कि प्रेसिडेंट जब बन जाते हैं तो इनको ओथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सीजीआई, ठीक है। अब 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर या फिर 18 ईयर्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। जब मैंने यहाँ पर पार्लियामेंट पढ़ाया था, अब इसको समझने के लिए आप सबकी एज को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाएगा। पहले आंसर मुझे बता दीजिए एक बार क्या है, आंसर वाले स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस, अपने आंसर बताइए, बिल्कुल सही, 30 ईयर्स, ठीक है। अब देखो इधर, जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ ना तो मैंने आपको ऐसे ध्यान रखा करिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज रहते हैं, पहला हाउस क्या होता है, लोकसभा, दूसरा हाउस क्या होता है, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है हमारी, 25 ईयर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राज्यसभा का नहीं बताऊंगी, मैंने बताया हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी एज चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। इसमें हमसे पूछा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो आपको ध्यान रखनी है कितनी ईयर्स चाहिए हमें, 30 ईयर्स चाहिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from session of। देखो हमारे जो लोकसभा के सेशंस होते हैं ना, उसमें कब किसी भी मेंबर की, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, वो कब उसकी जो मेंबरशिप है वो आपकी छीन ली जाएगी, जब वो कितने दिन तक लगातार आपका एब्सेंट है। जब वो 45 डेज तक एब्सेंट है, 60 डेज तक, 90 डेज तक, या फिर आपका 365 डेज तक। अब पूरे साल भर ही नहीं आएगा तब होगी या क्या होगी, कोई एक मिनिमम उनको टाइमलाइन दे रखी है कि आप इतने समय तक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जो है पार्लियामेंट के सेशन में एब्सेंट नहीं रह सकते हैं। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्सन जो है उनको आना पड़ता है। तो मिनिमम जो टाइम दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है, 60 डेज, ठीक है। 60 डेज तक आप कोई भी सेशन नहीं कर रहे हो पार्लियामेंट के, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो मेंबरशिप है वो आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी, आप उस मेंबरशिप को लूज कर दोगे, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे आप कहाँ के मेंबर हो, लोकसभा के मेंबर हो, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया द रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड टू, सीजीएल 2011 में पूछा है। रेसिडुअरी पावर क्या होता है, देखो कुछ पावर जो होती है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ बहुत सिंपल वर्ड में, कुछ पावर यूनियन के पास होती है, कुछ पावर स्टेट के पास होती है। अब ऐसे टॉपिक जो ना ही यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं और ना ही स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो रेस्ट हो चुके हैं, बचे हुए हैं, इनको हम किस कैटेगरी में ऐड करेंगे, इस तरह से आप समझिए। पहला कह रहा है कि ये पावर आपकी यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, सेकेंड कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होगी कुछ कुछ पावर्स, एंड लास्ट कह रहा है कि ये पावर हम लोकल गवर्नमेंट को दे देंगे। अब बहुत सिंपल वर्ड में समझो कि मेरे घर में कुछ चीजें हैं जो मेरे मम्मी पापा के पास है, वो सुप्रीम है, और कुछ पावर ऐसी हैं जो मेरे पास है। अब मेरे को किसी चीज के बारे में समझ नहीं आना, मेरे घर में कोई अननेसेसरी चीजें पड़ी हैं, वो हमें समझ नहीं आना हमें कहाँ जाना है, तो हम किसके पास जाते हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं ना। तो सेम यहाँ पर भी रेसिडुअरी पावर जो लेफ्ट पावर है वो हमें किसको देंगे, हम ना हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे ना हम लोकल गवर्नमेंट को देंगे, तो हम किसको देंगे, हमेशा जो हमारे सुप्रीम है, वो कौन सी बॉडी है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, तो जितनी भी रेसिडुअरी पावर होंगी वो किसके पास जाएंगी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज कंस्टिट्यूट इन द ईयर ऑफ, कब बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए? देखो ऐसे आपको ध्यान रखना है, अभी हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन हमारे पास है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हमारी माइनॉरिटीज के लिए बोला गया है कि इनके लिए कब बनाया गया था, किस ईयर में। ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1990 में बनाया गया है, सेकेंड कह रहा है 92, थर्ड कह रहा है 1980 एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1989। चलो देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका 1992। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन देखिए, माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है ना, तो इसका काम ही क्या होगा, इस कमीशन का बेसिकली ये काम होगा कि इनके सेफ गार्ड को प्रोटेक्ट करना, इनकी कंप्लेन को सुनना, इनकी पूरी एक डाटा और रिपोर्ट ईयरली पब्लिश करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना, और अगर उसमें वेलफेयर के लिए कोई स्कीम या पॉलिसी की जरूरत है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये सारा काम होता है हमारा नेशनल कमीशन, जो स्पेसिफिकली अगर शेड्यूल कास्ट के लिए है तो वो रिस्ट्रिक्ट होगी आपकी शेड्यूल कास्ट तक, शेड्यूल ट्राइब के लिए है तो शेड्यूल ट्राइब तक, ये माइनॉरिटीज के लिए है तो इसका काम होगा माइनॉरिटीज के लिए करना, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ बाइकैमरलिज्म एज एसेंशियल फीचर। बाइकैमरलिज्म, अब ध्यान से देखना, बाइकैमरलिज्म, बाई का मतलब क्या होता है, मोनो, आपने पढ़ा होगा, मोनो, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा। बाई का मतलब होता है यहाँ पर हमारा टू, ठीक है। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या कहना चाह रहा है, एसेंशियल फीचर किसका है ये, बाइकैमरलिज्म एसेंशियल फीचर कह रहा है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, टू हाउसेस, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो पार्लियामेंट में आपको टू हाउसेस मिलेंगे, या अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे और मैं आपसे बात करूं यहाँ पर स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन हम लोग इसको कहते हैं स्टेट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोकसभा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा राज्यसभा। ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधानसभा, एंड दूसरे हाउस को हम लोग कहते हैं आपका विधान परिषद, इसको हम लोग कहेंगे आपका विधान परिषद, ठीक है। तो ये हो गए आपके बाइकैमरलिज्म, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद हमारे दो हाउसेस आते हैं। तो अब इसमें कहा है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बाइकैमरलिज्म इज एसेंशियल फीचर, कौन सी ऐसी वो है जिसमें आपका बाइकैमरलिज्म जो है एक एसेंशियल फीचर है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म समझ गए ना, टू हाउसेस, तो किस उस तरह की बाइकैमरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है एग्जाम में कि हमारे सेंट्रल लेवल पे तो है ही लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरलिज्म है, बट स्टेट में सारे स्टेट, अभी हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो हमारे पास 28 के 28 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं जिनमें है। अब मुझे आप बताओगे कमेंट में टोटल कितने हैं, 7, 8, 9 कितने हैं मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, उसको हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं जहां पर ऐसे डिवीजन होता है, या हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया देखो पार्लियामेंट, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम कहेंगे, या फिर हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहेंगे। बताओ, पार्लियामेंट में तो डिवीजन होता है बाइकैमरलिज्म का, तो कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगी वो, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर, बाइकैमरलिज्म इज एन एसेंशियल फीचर, बाइकैमरलिज्म एक एसेंशियल फीचर है, हाँ, फेडरल सिस्टम, और उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी आएगी पार्लियामेंट्री, ठीक है। तो कहेंगे हम इसको, आंसर हमारा होगा फेडरल सिस्टम। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, फेडरल का मतलब आपका क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। इसको एक बार आप समझिए, डिवीजन ऑफ पावर। वेट, अभी मैं आपको दोनों चीजें समझाती हूँ। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर आपकी क्या होती है, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो ऐसी पावर जहां पर हमारे यहाँ पे बाइकैमरलिज्म होगा, पावर डिवाइडेड होगी, उसको हम लोग कहेंगे फेडरल सिस्टम। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या होगी हमारे पास, गवर्नमेंट होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना क्या होगा। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल, जहां पे वो, प्रेसिडेंशियल जहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे हमारे पास यूएसए वगैरह का एग्जाम्पल आप ले लो, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशलिज्म सक्सीड इन अचीविंग, सोशलिज्म किस चीज को अचीव करने में सक्सेस हुआ है। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, आपने टर्म सुने होंगे। पहला कह रहा है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पीपल, सेकेंड कह रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, थर्ड बोल रहा है हायर इंडिविजुअल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी,
एंड लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, किसको अचीव करने में हमारा सोशलिज्म जो है वो काफी यूजफुल है। यस, सोशलिज्म की जहां पर भी हम लोग बात करते हैं ना, यानी कि इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दी सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, बी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऐसा हायर इंडिविजुअल वेलफेयर इन दी सोसाइटी नहीं है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इन दी सोसाइटी भी नहीं है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दी सोसाइटी भी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दी सोसाइटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार आपको डीपीएसपी के बारे में बताया है। देखो क्या कह रहा है, हु सेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस टू द बैंक। अब यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम पार्ट्स की, तो टोटल अभी हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 जो है इसमें हमारी बात करी गई है स्टेट एंड ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 आपका बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 मैंने आपको समझाया था, पार्ट 2 हमारा डील करता है सिटीजनशिप के लेके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारा किस चीज से डील करता है, पार्ट 3 हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से। और यहीं पर ही पार्ट 4 में हमारे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डीपीएसपी है क्या, ये डीपीएसपी हमारी गाइडलाइंस है, ठीक है। इस तरह से आप समझिए गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस जब भी कोई हमें देता है तो ये कंपलसरी नहीं है कि हमें उनको फॉलो ही करना है। तो गाइडलाइंस आपकी लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, आपकी मर्जी, आप फॉलो करिए या नहीं करिए। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक टैग दिया जाता है, एक कोटेशन बोली गई है। तो इसमें पूछ दिया एग्जाम में 2012 में कि किसने बोला था। पहला है पंडित नेहरू, सेकेंड है केटी शाह एंड लास्ट, उसके बाद है BR अम्बेडकर एंड लास्ट है आपका NG रांगना। तो किसने आपका ये स्टेटमेंट बोली थी, तो आंसर इसका होगा केटी शाह। ये ध्यान रखना, इस तरह के नेम जो होते हैं ना अलग से देते हैं, वो आपसे पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर ओनली, 2012 में पूछा है, इफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन मेक सच डिमांड, if Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority, if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority, या none of the above। तो स्टेट के क्रिएशन के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कब हम लोग करते हैं, किस कंडीशन को हमें फुलफिल होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा जब राज्यसभा आपका पास करेगा एक रिजोल्यूशन, कितनी मेजोरिटी के साथ, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के साथ, तब हमारा उस केस में ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसको कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन मेरा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद दी। कौन डिसाइड करेगा कि जो ये कास्ट है ये आपकी शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में आएगी या नहीं। आप देखते हो बीच बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट आते रहते हैं कैटेगराइजेशन के लिए, तो कौन डिसाइड करेगा, क्या ये कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डिसाइड करेगा, या हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, या प्रेसिडेंट, या फिर हमारे गवर्नर, कौन है जो इस चीज को स्पेसिफाई करेगा। तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, वही ये चीज डिसाइड करती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लीगल, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो आपका एडवाइस देते रहते हैं प्रेसिडेंट को, तो कौन से आर्टिकल में उनको ये पावर दी गई है ये पूछा है। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल 129, 147 या फिर आपका 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो फैक्ट है, आपको याद रखने हैं सीधे आर्टिकल नंबर 143। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा इसमें एक इफेक्टिव मीन है जिसमें हम लोग इस कोटेशन को फुलफिल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला कह रहा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड कह रहा है पॉलिटिकल डायरेक्शन, थर्ड कह रहा है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल, एंड लास्ट कह रहा है आपका सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कौन सा यहाँ पर एक इफेक्टिव मीन है, तो इसका आंसर आपका होगा सी, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अराइजेस मोस्टली फ्रॉम। ये जो वायलेशन होता है आपका रूल ऑफ लॉ का, ये कहां से मोस्टली आपका अराइज होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस,
सेकेंड कह रहा है एग्जीक्यूटिव क्वेसी जुडिशियल पावर, थर्ड कह रहा है लिमिटेड फ्रेंचाइजीज एंड लास्ट कह रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कहां से मोस्टली आपका ये रूल ऑफ लॉ अराइज हुआ है? तो आंसर इसका आपका रहेगा लैक ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट हैज इंट्रोड्यूस सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक बार अगेन वी कैन रिकैप। इमरजेंसी की जब मैं आपसे बात करती हूं, सबसे पहली इमरजेंसी आपकी होती है नेशनल, फिर कौन सी होती है आपकी स्टेट, एंड लास्ट कौन सी होती है आपकी फाइनेंस। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी इज आर्टिकल नंबर 352, स्टेट इज 356 एंड फाइनेंस इज 360। ठीक है, तो अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था कि मिसयूज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, कोई भी चीज बदलना। तो 42nd या 43rd, 44th या फिर हमारा 45th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखते हैं, इसका आंसर होगा हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारी चीजें ऐड करी है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट परमिटेड टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन। जो रिटायर्ड जज होते हैं आपके हाई कोर्ट के, वो परमिटेड नहीं है प्रैक्टिस करने में एज अ लॉयर। कहां पे? पहला है ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड है एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड है हाई कोर्ट एंड लास्ट है एक्सेप्ट द हाई कोर्ट वेयर इज रिटायर्ड। इसका आंसर होगा डी, एक्सेप्ट दी हाई कोर्ट वेयर ही इज रिटायर्ड। तो ध्यान रखना, जब हमें बीच बीच में जरूरत पड़ती है सॉरी जजेस को बुलाने की किसी केस में, तो हम जितने भी रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हम उनको बुलाते हैं फॉर द डिसीजन के लिए। ठीक है, जब भी लैक ऑफ जजेस होती है या कोई डिसीजन ऐसा लेना है तो हम बुलाते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो जज होता है ना, रिटायर होता है हाई कोर्ट से, ये परमिटेड होता है, ये प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कहां पर नहीं कर सकता? जहां से वो रिटायर हुआ है। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय दी। किसके द्वारा जो है फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड होते हैं? फंडामेंटल राइट हमारे आते हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से 35। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको बताया पार्ट 3 में। सस्पेंडेड किसके द्वारा होते हैं? गवर्नर के द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, लॉ मिनिस्टर के द्वारा होते हैं या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होते हैं? तो आपको पता है लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, गवर्नर और प्रेसिडेंट में हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में भी सुप्रीम कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो कौन सस्पेंड करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे सस्पेंड करते हैं। ठीक है, सॉरी। तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कौन करेंगे? हमारे आपके ही करेंगे। अब यहाँ पर भी आपका आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने, मैंने आपको कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस करे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू हैव बीन एनी डाउट कहीं पर भी, जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।